नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन देखने वाले हैं चाल तथा वेग पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स। इससे पहले सरल रेखा में गति में अपन ने चाल तथा वेग की थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, जिसका वीडियो नंबर आपको 6 मिलेगा। सरल रेखा में गति का सबसे पहले आप उसको देखेंगे तो आपको मदद मिलेगी थ्योरी पढ़ने में। थ्योरी पढ़ने के बाद आपको ये न्यूमेरिकल थोड़े से आसान लगेंगे। सबसे पहले जाके आप चाल तथा वेग का वीडियो नंबर 6 देखें और इसके बाद इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो चाल तथा वेग के सभी आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर प्रथम आधी दूरी v1 चाल से तय करता है और उसके बाद शेष आधी दूरी v2 वेग से तय करता है। तब आपको बताना है कि व्यक्ति का औसत वेग क्या होगा। चलिए इसको अपन बना लेते हैं कि किस तरीके से ये इसकी गति हुई है। तो इसमें कह रहा है कि प्रथम आधी दूरी, तो अपन कह सकते हैं प्रथम आधी दूरी d/2 होगी और दूसरी आधी दूरी d/2 होगी। पहली आधी दूरी v1 वेग से, दूसरी आधी दूरी v2 वेग से ये तय करता है। तो आपको बताना है कि औसत चाल क्या होगा या औसत वेग क्या होगा, क्योंकि कण सरल रेखा के अनुदिश गति करता है तो उस केस में औसत चाल तथा औसत वेग एक बराबर ही होते हैं। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि औसत वेग का फॉर्मूला यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि कुल विस्थापन बटा यहाँ पे कुल समय। तो कुल विस्थापन की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि पहला विस्थापन या पहला दूरी है d/2, दूसरी दूरी है d/2 और इसमें लगा समय की बात करें तो पहला समय अपन कह सकते हैं t1 और दूसरा समय कह सकते हैं t2। तो अब अपने को क्या है कि d/2 और d/2 तो अपन ने मान लिए थे, तो t1 और t2 की गणना आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए अपन कह सकते हैं कि औसत वेग बराबर d/2 प्लस d/2 हो जाएगा आपका d। और आपसे पूछा जाए कि ये समय क्या होगा, तो समय अपन कह सकते हैं दूरी बटा चाल। तो आपकी दूरी कितनी है d/2 और वेग कितना है v1, तो इसको अपन लिख सकते हैं d/2 और डिवाइड करेंगे v1 से, तो ये ऐसे लिखा जाएगा d/2v1। इसी तरीके से इसको भी कह सकते हैं d/2 और उसमें डिवाइड करेंगे v2 का, तो ये हो जाएगा d/2 v2। ये कैसे हो जाता है, तो अपन कह सकते हैं देखिए, जैसे अपन एग्जांपल के लिए कहें कि t1 की गणना करनी हो तो दूरी कितनी होगी, दूरी होगी d/2, वे कितना होगा v1। तो अब इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं कि d/2v1। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपन यहाँ से औसत वेग की गणना करते हैं। तो कह सकते हैं देखिए d यहाँ पे हो गया, नीचे से अपन कह सकते हैं d कॉमन ले लो और यहाँ पे d/2 कॉमन ले लो, सही रहोगे। तो यहाँ पे अपन एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा v1 इंटू v2 और यहाँ पे आपका बच जाएगा v2 और यहाँ पे आपका बच जाएगा v1। यहाँ पे कह सकते हैं d से d कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे इसको सही से लिखो तो आप कह सकते हो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ऐसा अपन ने थ्योरी में भी देखा था कि कोई भी कण प्रथम आधी दूरी v1 चाल से आगे वाली आधी दूरी v2 चाल से तय करे तो उसका जो औसत वेग होता है वो होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। ये अपना था क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक कार जो है वो ए से चलती है और बी तक 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। तो अपन कह सकते हैं कि पहले ए से चल के कहाँ तक गई है, ए से बी तक गई। ए से बी कितनी चाल से गई, तो उसने दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। उसके बाद वो कह रहा है कि तथा बी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि बी से ए आएगी। अब क्या आएगी, बी से ए, तो इस तरीके से ये वापस आई है। तो अब कह सकते हैं कि आपको जाने का चाल दिया है 20 और आने का दिया है 30। अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि औसत चाल अपने से पूछी है, तो अभी अपन पढ़ के आए यदि प्रथम दूरी v1 से चले और फिर आगे वाली प्रथम आधी दूरी v2 से चले तो उसका औसत वेग कितना होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होगा। इसका अपन यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करेंगे, सीधा कहेंगे देखिए कि प्रथम आधी दूरी कितनी है d मान लेते हैं, आगे वाली आधी दूरी कितनी मान लेते हैं d मान लेते हैं। तो ये जाने का है, ये आने का है, तो इसको v1 मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं v2 मान लेते हैं। अपने को चाहिए औसत चाल, तो औसत चाल का फॉर्मूला वही आएगा कुल दूरी बटा कुल समय। उसको सॉल्व करने के बाद ये भी आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन कह सकते हैं v1 प्लस v2। तो इसको अपन डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि प्रथम आधी दूरी v1 से चले आगे वाली आधी दूरी v2 से चले तो उस केस में औसत चाल क्या होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। उसी से तुलना करते हुए अपन ने इसको कर लिया है। अब अपन कह सकते हैं कि औसत चाल बराबर क्या होगा, देखिए 2 का 2 हो जाएगा। v1 की बात करूँ तो v1 आपका होगा 20 और v2 की बात करूँ तो यहाँ पे कह सकता हूँ 30 और v1 प्लस v2 अपन कह सकते हैं 20 प्लस 30। अब इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, देखिए v औसत बराबर आप कह सकते हो यहाँ से ऊपर की तरफ कितना आएगा, देखिए यहाँ पे कह सकते हैं इनको और इनको मल्टीप्लाई करें 6, 6 इंटू 2 यहाँ पे 12 हो जाएगा और 2 शून्य 1200 और यहाँ पे अपन कह सकते हैं 50 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा।
और फिर बच गया 20, आपका कितना बच गया 2 20 और फिर 5 चौक 20 यानी 34, 34 यानी मैंने गलत किया, 2 बार जाएगा, पहली बार 2 बार, तो ये आएगा आपका 24 किलोमीटर पर आवर। ये थोड़ा सा देख लेना, इसका आंसर आया 24 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसी दौरान आपको औसत वेग पूछ लेता तो क्या होता? तो औसत वेग का आंसर क्या होता? आप ए से चल के बी गए, फिर बी से वापस ए आ गए, तो विस्थापन 0 हुआ, तो औसत वेग आपका 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपको औसत चाल पूछिए, तो औसत चाल आप पहली प्रथम आधी दूरी v1 से, दूसरी आधी दूरी v2 से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहे हैं कि एक सीधी सड़क पर चलती हुई कार दूरी का 1/3 भाग 20 किलोमीटर से तय करती है। शेष भाग यानी शेष कितना बच गया? 2/3 भाग बच गया, जिसको 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरा करती है। तो बताना है औसत चाल क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन के अनुसार अपन डायग्राम बनाते हैं। इसमें कहा है कि पहली 1/3, तो पहली 1/3 अपन ये मान लेते हैं जो कि d/3 है। फिर कितनी बच गई? तो आप कहोगे 2/3, तो ये बच गई 2d/3। अब आप यहाँ पे कह सकते हो कि पहली कितनी से जा रही है, तो आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटे, और बाद वाली कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब अपन कह सकते हैं, अपने से पूछा है क्या? औसत चाल। औसत चाल अपन कह सकते हैं फॉर्मूले से जाएंगे कि कुल दूरी, तो कुल दूरी कितनी होगी? d/3 प्लस 2d/3। तो आप कह सकते हैं कुल दूरी हो गई आपकी d। उसमें लगा समय, पहला वाला कह सकते हैं t1 हो गया, दूसरा t2 हो गया। चलिए गणना करते हैं t1 और t2 की। तो t1 बराबर क्या होगा? t1 बराबर होगा दूरी बटा समय, तो d/3 बटा 20 कह सकते हैं। जब इसको सोल्व करोगे तो d/60 आ गया। चलो पहला समय आ गया। इसी तरीके से आप दूसरा करिए, t2 कितना होगा? 2d/3 बटा आप कह सकते हो 60। जब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 2d/3 इंटू 60 कितना होगा? वो होगा 180। तो यहाँ से आ गया d/90। समझ में आ रहा है बच्चों? ये हो गया d/90। अब इसके मान रख दो आराम से। तो औसत चाल बराबर बच्चों क्या होगा? d। कुल दूरी लगा कुल समय, पहले में होगा d/60, दूसरे में होगा d/90। अब बता दो क्या करना चाहिए? तो आप कहोगे कुछ नहीं, अब तो बड़ा आसानी हो गया है। तो आप क्या करो, नीचे वाली संख्या का लघुत्तम लो। तो भाई 60 और 90 का लघुत्तम बताएंगे सभी, तो आपने कहा 180, तो यहाँ पे जाएगा 3d, यहाँ पे जाएगा आपका 2d। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो v एवरेज बराबर आपका क्या आ जाएगा बच्चों? 180 ऊपर चला गया, 180 डी हो गया, और नीचे आपका 5d हो गया। तो डी से डी कट गया। अब इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 5×3 = 15, 3 बार गया। यहाँ पे बच गया 3 और 3 30, 6×5 = 30। आप कह सकते हो 36 किलोमीटर पर घंटे इसका आंसर आएगा। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 4। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन अपन ऐसे किए कि कण कुछ दूरी इतने चाल से तय करता है, उसके बाद कुछ दूरी इतने चाल से तय करता है, तो उस केस में औसत चाल किस तरीके से निकालते हैं। सामान्य यदि आधी आधी दूरी वाला आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन आधी दूरी नहीं हो, जैसे 1/3 हो, 2/3 हो, 1/4 हो, तो ऐसे वाले में अपन फिर बेसिक से क्वेश्चन को करने जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। ये आपका दूसरा टाइप आ गया है कि एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर गति के प्रथम आधे समय में v1 से, अगले आधे समय में v2 से गति करता है। तो आपको बताना है कि औसत वेग क्या होगा। चलिए सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो अपन कह सकते हैं इसमें आपको भाग किसके करने हैं? समय के। तो पहला आधा समय मान लेते हैं t/2, आगे वाला आधा समय मान लेते हैं t/2। पहले में चला है v1 से, दूसरे में चला है v2 से। आपको निकालना है औसत वेग। औसत वेग क्या होगा? कुल दूरी बटा कुल समय, क्योंकि यहाँ पे सरल रेखा में गति कर रहा है। तो आप कह सकते हैं विस्थापन और दूरी बराबर होगा, तो दूरी भी बोल सकते हैं, विस्थापन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे पहली दूरी मान लेते हैं d1i होगी, दूसरी दूरी आपकी d2i होगी, तो d1 प्लस d2। आप कह सकते हैं कुल समय पहले में t/2 है, दूसरे में समय t/2 है। अब अपना मकसद है कि v एवरेज फाइंड करना, तो d1 का मान रख सकते हैं। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय, तो चाल होगी v1, समय है t/2। इसी तरीके से यहाँ की चाल होगी v2 और समय है t/2 अपॉन टोटल समय जोड़ के कहोगे आप t आएगा। यहाँ से v औसत का मान देखिए बच्चों क्या हो गया, यहाँ पे इसको ऐड करें तो अपन कह सकते हैं t/2 कॉमन आ जाएगा, t/2 कॉमन आ गया, v1 प्लस v2 हो गया, और बटा में आपका t चल रहा है तो t से t कैंसिल आउट हो गया। तो आप कह सकते हो कि औसत चाल क्या हो जाएगा? औसत चाल हो जाएगा v1 प्लस v2 बटा 2, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा ठीक है, कैसे करते हैं देखिए। इसमें क्या है कि जो दोनों कॉन्सेप्ट अपन ने अभी तक सीखे हैं उन दोनों को एक साथ मर्ज करेंगे। कैसे करेंगे देखो। सीधी रेखा में गतिशील एक कण पहली आधी दूरी 12 मीटर पर सेकंड से चलता है। शेष आधी दूरी 2 समान समय अंतरालों में चलता है, जिसका पहला चाल 4.5 है, दूसरा 7.5 है।
गति के दौरान आपको औसत चाल बतानी है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाइए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि गति सरल रेखा में हो रही है। पहली आधी दूरी तो अपन कह सकते हैं पहले इसको दूरियों में तोड़ लेते हैं। तो अपन कह सकते हैं ये कण है तो इसकी प्रथम आधी दूरी मान लेते हैं ये बाई, ये हो गया d/2, ये हो गया d/2। तो प्रथम आधी दूरी कितने से चल रहा है 12 से। उसके बाद ये कह रहा है कि शेष आधी दूरी यानी d/2 में दो समान समय में तोड़ लेता है। तो इसको दो समान समय में तोड़ें तो ये t/2 हो गया, ये आपका t/2 हो गया। इस t/2 के दौरान इसकी चाल है 4.5 और इस t/2 के दौरान इसकी चाल है 7.5। ये आपको अच्छे से क्वेश्चन में दी गई है। अब आपको बताना है कि गति के दौरान औसत चाल क्या होगी। तो बेसिक से चीज़ें हैं कि पहले वाली जो भी चीज़ें अपन ने सीखी है उनका अच्छे से यूज करना आना चाहिए। सबसे पहले देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक बात करें। पहला प्रथम आधा समय कितने से 4.5 से, द्वितीय आधा समय कितने से 7.5 से। तो सबसे पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। तो अपन कहा है कि आधे समय के केस में औसत चाल क्या होती है, औसत चाल होती है v1 प्लस v2/2। ये अब मैंने ऐसे अच्छे से पिछले क्वेश्चन में सिखा दिया है। तो यहाँ पे कह सकते हैं 4.5 प्लस 7.5 बटा अपन कह सकते हैं 2। देखिए इसको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 12/2 यानी इसका आंसर आ जाएगा आपका 6 मीटर पर सेकंड। तो ये 6 मीटर पर सेकंड आ गया। अब अपना जो क्वेश्चन चेंज हो गया वो किस तरीके से हो गया है, अब इसके दो भाग हो गए कि पहली आधी दूरी यानी d/2 कितने से चलता है 12 से। आगे वाली आधी दूरी अपन ने फाइंड कर लिया है कितने से चलता है 6 से। अब आपका औसत जो चाल का फॉर्मूला लग जाएगा, पहली आधी दूरी v1 से, आगे वाली आधी दूरी v2 से। तो आपने बताया कि 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 इसका सही उत्तर होगा। चलिए मान रखते हैं तो 2v1 की जगह आप कह सकते हो 12, v2 की जगह कह सकते हो 6 और नीचे आप कह सकते हो कि 12 प्लस 6। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ऊपर चल रहा है आपका 2 इंटू 12 इंटू 6 और नीचे आपका हो गया 18। तो आप यहाँ पे कह सकते हो देखिए ये 3 से कट गया है, ये आपका 4 से कट गया है और 4 इंटू 2 आपका 8 मीटर पर सेकंड इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन में आधे समय वाला और आधे दूरी वाला दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा और हेल्पफुल भी होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं, जिससे अपने को क्या है कि हमारे को ये मदद मिले कि जो काम हम कर रहे हैं उससे किसी को बेनिफिट हो रहा है। तो जिस काम को अपन करें उसको और अच्छे से करने की हम कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि एक बिंदु वस्तु है जो आधी दूरी v0 वेग से तय करती है। शेष आधी दूरी का भाग, देखिए पहली जो बिंदु वस्तु है वो प्रथम आधी दूरी v1 से। तो डायग्राम साथ साथ बनाएंगे तो हेल्प मिलेगी। तो अपन कह सकते हैं देखिए अभी वो क्वेश्चन किया था वैसे का वैसा ही है। तो अपन कह सकते हैं कोई भी वस्तु है जो प्रथम आधी दूरी मान लेते हैं d/2 है, कितने से चल रही है v0 से। अब क्या करता है देखिए, दूरी का जो शेष भाग है ना उसमें आधे समय के लिए v1 है। अब इसमें जो d/2 बच गया था, d/2 को अपन दो भागों में तोड़ लेंगे। ये d/2 बच गया था, इसमें से आधा समय यानी t/2 और इसका आधा समय t/2। इसमें से एक चल रहा है v1 से और दूसरा चल रहा है v2 से। अब आपको बताना है कि संपूर्ण यात्रा के लिए औसत वेग क्या होगा। एज इट इज़ वैसे ही क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले इनको निपटा दो। तो ये क्या होंगे, आधे समय वाले होंगे। तो आधे समय v1 से, आधे समय v2 से। उस केस में अपन जानते हैं कि v एवरेज कितना हो जाता है v1 प्लस v2/2। अब अपना जो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया वो ऐसे हो गया। देखो अपन कह सकते हैं इस बार अपन दूरी के भाग कर लेते हैं। तो दूरी के भाग ऐसे हो गए, पहली आधी दूरी यानी d/2, दूसरी आधी दूरी d/2, पहली आधी दूरी v0 से और आगे वाली आधी दूरी अपन ने निकाल लिया है v1 प्लस v2/2 से। अब यहाँ पे देखा जाए औसत वेग क्या होगा, तो v एवरेज बराबर इस केस में फॉर्मूला कौन सा लगता है, 2 इंटू v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये एक फॉर्मूला है। देखिए v1 v2 ये नहीं है जो अपन यहाँ पे ले रहे हैं, ये एक फॉर्मूला है। तो 2 इंटू पहले कौन सी है, पहली आपकी v0 चाल है। दूसरे केस में अपन कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, दूसरी v1 प्लस v2 ये होगी और बटा में अपन कह सकते हैं इनका योग v0 प्लस v1 प्लस v2/2। अब इसका यहाँ पे लघुत्तम लेके इसको सोल्व करना पड़ेगा अपने को। ठीक है भाई, चलिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और अपन कह सकते हैं जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो 2 चला गया। ये ऊपर वाला तो लिख सकते हैं 2v0 इंटू v1 प्लस v2। ये तो हो गया ऊपर वाला सोल्व। नीचे वाला अपन कहेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2v0 और यहाँ पे आ जाएगा v1 प्लस v2। अब देख लो ऐसा ऑप्शन कौन सा है।
तो अपन कह सकते हैं 2v0 है। 2v0 एक ही ऑप्शन में ऊपर आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, 2v0 इंटू v1 प्लस v2, और डिवाइड में है v1 प्लस v2 इंटू 2v0। ये ऐसा अपना उत्तर है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे जो अपन ने एक ही तरीके से कर दिए। ये आपको आता है तो औसत चाल और औसत वेग के कोई भी क्वेश्चन आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। चलिए अब अपन एक नया प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 को बच्चों पढ़िएगा ध्यान से, समझ में तो आ रहा होगा ना अच्छे से आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। एक कण प्रारंभ में 20 सेकंड तक 3 मीटर पर सेकंड से चलता है, अगले 20 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड से चलता है, अंतिम 20 सेकंड में आपका 5 मीटर से चलता है। तब आपको बताना है कि औसत वेग क्या होगा। तो अपन कह सकते हैं, देखिए इस केस में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको बेसिक से जाने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो समय है वो बराबर है। पहला समय आपका 20 सेकंड है, तो दूसरा समय भी आपका 20 सेकंड है, और तीसरा समय भी 20 सेकंड है। तो सारे समय अंतराल समान है, सही है। सारे समय अंतराल समान है। पहले वाले में आपको चाल दी है 3 मीटर पर सेकंड, दूसरे में आपको 4, और तीसरे में आपको 5। तो इस केस में कह सकते हैं कि वो समय वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो अपन कह सकते हैं कि औसत चाल बराबर क्या होता है, या औसत वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। जब अपन विस्थापन बटा समय करेंगे तो समय तो अपन कह सकते हैं कि 20 प्लस 20 प्लस 20 होगा, और विस्थापन के केस में समय इंटू टी, समय इंटू टी, और वेग इंटू टी, और वेग इंटू टी, और वेग इंटू टी करेंगे तो जो अपना आंसर आता है डेरिवेशन से वो ऐसे आता है कि दो बराबर समय अंतरालों के लिए क्या आता है, v1 प्लस वी टू बटा 2। इस केस में क्या होगा, v1 प्लस वी टू प्लस वी थ्री डिवाइड बाई 3। तो अपन लिख सकते हैं v1 प्लस वी टू प्लस वी थ्री और डिवाइड बाई 3। इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है ना, आप भी ऐसे कर सकते हैं। v1 कितना आएगा, 3 आएगा, v2 कितना आएगा, 4 आएगा, v3 कितना आएगा, 5 आएगा, और बटा 3। तो आप ये कह सकते हैं कि वी एवरेज ऊपर कितना हो गया, 4 3 7 और 5 12, 12/3 आप कह सकते हैं, 12/3। तो इसका उत्तर आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड। देखिए ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए अपन ऐसे कर सकते हैं। यदि आपको डेरिवेशन करना है सिंपल सा, तो ऐसे सिंपल सा डेरिवेशन है, ये समय टी, ये समय टी, ये समय टी, इसकी चाल v1, इसकी चाल v2, इसकी चाल v3। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, लगा कुल समय, तो t प्लस टी हो गया। ऊपर वाला अपन कहें दूरी, तो दूरी होती है v1 इंटू टी प्लस वी टू इंटू टी और v3 इंटू टी। इसको सॉल्व करेंगे तो v1 प्लस वी टू प्लस वी3 डिवाइड बाई 3 आएगा, जो कि अपन ने डायरेक्ट ही लिख दिया। तो इस तरीके से ये औसत वेग का क्वेश्चन नंबर 7वां अपना हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कि एक व्यक्ति कुछ समय टी के लिए पूर्व दिशा में v वेग से चलता है। तो ध्यान दो बच्चों कि इसमें दिशा का ज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पहले वाले जितने भी क्वेश्चन अपने थे बच्चों वो सरल रेखा में थे, बट ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका दिशा का है। तो इसको कैसे करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो अपन कहेंगे एक व्यक्ति कुछ समय टी के लिए पूर्व दिशा में चलता है। तो बना लेते हैं कि पूर्व दिशा ऐसे होती है, तो ऐसे चला होगा। कितने समय के लिए, तो अपन कह सकते हैं 40 की v थी, समय इसका t था। उसके बाद क्या करता है कि वह समान समय टी के लिए उत्तर में v से चलता है। तो अब कह सकते हैं ये उत्तर में ऐसे हो गया बच्चों। इसमें भी क्या है, v है, और इसमें भी क्या है, समय t है। आपको चाहिए औसत वेग। तो आप कह सकते हैं कि इस केस में देखो औसत वेग आपको निकालना है। तो औसत वेग क्या होता है बच्चों, औसत वेग होता है आपका विस्थापन बटा समय। औसत वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो इस केस में अपन कहेंगे विस्थापन पहले निकालेंगे, समय बाद में निकालेंगे। समय की कोई यहाँ पे टेंशन नहीं है, टी प्लस टी हो जाएगा कुल समय, लेकिन विस्थापन आपको निकालना पड़ेगा। तो विस्थापन निकालने के आपके पास कई सारे तरीके हैं, या तो इसको विस्थापन रूप में लिख लो, या फिर कह सकते हो ये इसका इनिशियल है और ये इसका प्रारंभिक है। तो ये इसका प्रारंभिक है और ये इसका अंतिम है। तो अपन कह सकते हैं इनिशियल और फाइनल, प्रारंभिक और अंतिम को मिला देंगे तो जो रेखा बनेगी उस रेखा की लंबाई आपका विस्थापन होगी, क्योंकि अपन परिभाषा जानते हैं कि विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी आपका विस्थापन होता है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं इसमें कितनी दूरी आएगी, तो इसमें दूरी निकालने के लिए अपन कह सकते हैं वेग इंटू समय। तो इसमें दूरी आएगी वी, इसमें भी दूरी आएगी वी। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं विस्थापन कितना आएगा, आप कह सकते हो वी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी कह सकते हो वी का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व तो कर ही लोगे आप, तो इसका आंसर आएगा √2 वी। तो इस तरीके से विस्थापन का मान कितना आ गया, विस्थापन का मान आ गया √2 और बाहर आ गया वी। आप कह सकते हो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर है √2 वी और बटा में आ रहा है 2 टी से टी क्या हो गया, कट गया। आप कह सकते हैं √2, नीचे कितने हैं, √2 इंटू √2 है, तो अपन कह सकते हैं इसका उत्तर आएगा v/√2। तो ऐसा ऑप्शन नंबर आपको 4 दिए। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें क्या करना है कि औसत वेग निकालने के लिए कण सरल रेखा में नहीं चल रहा है, तो इस वजह से आपको विस्थापन बटा समय जैसा करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा था कि कण सरल रेखा में चलता है तो औसत वेग और औसत चाल एक ही बराबर हो गए थे। लेकिन इस केस में कण क्या है कि एक तल में चल रहा है, तो उस केस में दूरी और विस्थापन बराबर नहीं होंगे, तो इस वजह से औसत चाल और औसत वेग आपके बराबर नहीं होंगे। ये आपको अच्छे से
समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 को देखो बच्चों, कह रहे हैं कि एक कण पूर्व दिशा में 2 सेकंड तक 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। तो बना लेते हैं कि पूर्व दिशा है ये रही, इसमें क्या करता है कि समय 2 सेकंड है, चाल कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, ऐसे चला। उसके बाद कह रहा है कि 8 सेकंड तक उत्तर दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। तो इसको भी बना लो। आप कह सकते हो ये वाला कितना है, इसमें समय लगा है 8 सेकंड और इसमें चाल है आपकी 5 मीटर पर सेकंड। अब आपको निकालना है औसत चाल। इस केस में आपसे पूछा है औसत चाल। तो औसत चाल के केस में बच्चों क्या करते हैं, औसत चाल पूछे है तो औसत चाल का फॉर्मूला अलग होगा। पिछले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जैसे पिछला क्वेश्चन अपन ने किया था, पिछले क्वेश्चन में औसत वेग पूछा था, तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या था बच्चों, विस्थापन बटा समय था। लेकिन यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में पूछा है औसत चाल। तो औसत चाल क्या होता है, औसत चाल अपन लिख सकते हैं, औसत चाल होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी देखनी पड़ेगी, तो दूरी अपन देख सकते हैं 15 × 2। यहाँ पे अपन दूरी कह सकते हैं, जो डी होता है वो डी कैसे होगा, चाल इंटू समय। तो 15 × 2 कितना हो गया 30 मीटर, तो यहाँ पे तो 30 मीटर चलेगा। इसमें अपन कह सकते हैं 8 × 5, 8 × 5 क्या होगा 40, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे चलेगा 40। तो कुल दूरी कितना चला, कुल दूरी चला 30 पहले में, 40 दूसरे में। लगा कुल समय कितना है, पहले में 2 सेकंड है और दूसरे में आपके 8 सेकंड है। तो आप कह सकते हैं कुल दूरी चला 70 और कुल समय लगा आपका 10। तो आप कह सकते हैं 7 मीटर पर सेकंड औसत चाल होगी। लेकिन इसी क्वेश्चन में आपको औसत वेग पूछ लेता, कैसे करते देखो। तो औसत वेग के केस में अपन कह सकते हैं कि औसत वेग क्या होता है, औसत वेग होता है विस्थापन बटा समय। तो औसत वेग होता है विस्थापन बटा समय। तो इस केस में विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। ये वाली आपकी सीधी दूरी आपका विस्थापन हो जाता। ऐसे निकलेगा, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 30 मीटर है, यहाँ पे 40 मीटर है, तो आप यहाँ पे 50 कह सकते हो। वो कैसे, तो आप कह सकते हो 30 का होल स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया 50 मीटर। तो यहाँ पे कह सकते हैं विस्थापन कितना है 50 मीटर है, लगा कुल समय 10 है, तो यहाँ पे कह सकते हैं 5 मीटर पर सेकंड है। तो अपने को तो औसत चाल पूछी है, तो औसत चाल का उत्तर क्या देंगे 7 मीटर पर सेकंड। यदि औसत वेग पूछता है तो आंसर देते 5 मीटर पर सेकंड। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, जिसमें आपको औसत चाल और औसत वेग का अंतर समझ में आया कि कब कब इनमें फ़र्क पड़ता है। कोई भी वस्तु जब एक तल में चलती है तो वहाँ पे अपन कह सकते हैं कि विस्थापन और दूरी एक बराबर हो, ये कोई ज़रूरी है नहीं। ठीक है, चलिए। हाँ तो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 10 को अपन देखने जा रहे हैं। 10 में क्या बोल रहा है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो 45 किलोमीटर पर आवर की एक समान रूप से या वेग से गतिशील है। अब इसको क्या करना है कि 1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में समय कितना लगेगा आपको बताना है। तो इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं तो अच्छे रहेंगे। तो चलिए अपन सबसे पहले देखते हैं कि पुल कहाँ पे है। तो ये रहा आपका पुल, जिसकी लंबाई कितनी है, तो आप कह सकते हो इस पुल की लंबाई आपको दे रखी है 1 किलोमीटर। यानी आप कह सकते हो कि ये पुल है आपका 1000 मीटर का। अब इस पर ट्रेन आती है भाई ना, तो देखिए ट्रेन आएगी और किस तरीके से पास करेगी, तो इसको समझना आपकी जिम्मेवारी बन जाती है। तो समझिए यहाँ पे अपन कह सकते हैं ट्रेन ऐसे आई। देखिए जब ट्रेन इस बिंदु पे आएगी तभी ट्रेन इसको पार करने लग जाएगी। तो अपन कह सकते हैं जब ट्रेन इससे गुजरेगी, गुजर कर जब इसको पार करेगी तो स्थिति कुछ ट्रेन की ऐसी होगी, क्योंकि इसी को अपन पार करना बोलेंगे। तो चलिए ये ट्रेन इसको पार कर गई, तो अपन कह सकते हैं कि ये वाला बिंदु, यानी ट्रेन का ये वाला बिंदु अब यहाँ पे पहुँच गया है। तो इसको मतलब पुल को पार करना है तो कितना चलना पड़ेगा। देखिए 1000 मीटर तो चलना ही पड़ेगा, साथ साथ में इस ट्रेन की जो लेंथ है ना 100 मीटर, वो भी चलना पड़ेगा। इस केस में देखिए जो गलती बच्चे से होती है वो ये होती है कि वो दूरी जो होती है वो 1000 मीटर ही लेता है, ये ट्रेन वाली उसमें जोड़ता ही नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे देखिए जब आपको इसको पार ही कराना है तो सीन कुछ ऐसा होगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये 1000 प्लस ये 100 यानी 1100 मीटर होगा। अब देखिए अपन कह सकते हैं कि टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है दूरी। दूरी कितनी होगी 1000 मीटर तो पुल की होगी, 100 मीटर ट्रेन की होगी, और उसमें जो चाल का भाग देंगे, चाल क्या होगी भाई, चाल होगी देखियो, चाल होगी 45 किलोमीटर पर आवर। उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं तो अपन कहेंगे ये 9 × 5 = 45 हो गया, 9 × 2 = 18 हो गया। तो अपन कह सकते हैं 25 बटे कितना आ गया 2 आ गए। अब इसको चाल को रख सकते हैं 25/2। अब इसको सोल्व करो भाई, तो अपन कह सकते हैं ये देखिए ऊपर 1100 है, इंटू 2 है और बटा आपका 25 है। अब इस 25 का डिवाइड मारो 1100 में, तो आंसर आएगा 44। 44 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 88। तो आपको जो समय लगेगा वो 88 सेकंड यानी 88 सेकंड लगेगा। ये आपका आंसर नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ट्रेन की लंबाई को भी शामिल करना है, क्योंकि ट्रेन यहाँ पे एक बिंदु वस्तु नहीं है, क्योंकि ट्रेन की लंबाई जो है वो इस पुल की लंबाई की तुलना में नगण्य नहीं है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है
किसी वस्तु के लिए औसत वेग तथा औसत चाल के संख्यात्मक मानों का अनुपात। देखिए भाई, औसत वेग आएगा, किससे आएगा? तो चलिए फॉर्मूले लिख लेते हैं पहले अच्छे से कि औसत वेग बराबर क्या होगा? औसत वेग बराबर होगा आपका विस्थापन बटा समय। औसत वेग क्या होगा? विस्थापन बटा समय। उसके बाद अपन बात करें औसत चाल की, किसकी? औसत चाल की। तो इस केस में औसत चाल की बात करें तो औसत चाल अपन कह सकते हैं कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। अब इनका जो संख्यात्मक मानों का अनुपात है, चलिए ये औसत वेग लिख लिया मैंने और ये औसत चाल लिख लिया। अब इनका भाग देखते हैं तो समय से समय क्या हो गया? कट आउट हो गया। तो ऊपर क्या आ गया भाई? ऊपर तो आ गया विस्थापन, ऊपर आ गया विस्थापन, नीचे आ गया दूरी। अब अपने को इनडायरेक्ट वे से क्या निकालना है? विस्थापन बटा दूरी। तो विस्थापन बटा दूरी में अपन बात करें तो अपन कह सकते हैं भाई दूरी जो होती है ये एक संबंध होता है कि जो दूरी है वो या तो विस्थापन से बड़ी होगी और एक केस में दूरी विस्थापन के बराबर भी हो सकती है जब कोई कण आपका मान लीजिए सरल रेखा में जा रहा है। सरल रेखा में जा रहा है तो उस केस में अपन कह सकते हैं कि कण बिना मुड़े सरल रेखा में जाए तो उस केस में दूरी और विस्थापन क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। अन्यथा दूरी का मान विस्थापन से ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे देखिए विस्थापन कम होगा, दूरी ज़्यादातर केस में ज़्यादा होगी। तो अपन कह सकते हैं बराबर भी हो सकते हैं, तो बराबर के केस में एक आंसर आ जाएगा। या फिर कह सकते हैं दूरी ज़्यादा होगी, तो दूरी ज़्यादा होगी तो एक से कम आएगा। या तो आंसर आएगा एक या फिर एक से कम। ये बात आपको समझ आएगी। तो ऐसा ऑप्शन हो गया इकाई अथवा इकाई से कम, क्योंकि दूरी का मान विस्थापन के बराबर एक ही केस में होता है कि जब कण बिना मुड़े सरल रेखा के अनुदिश गतिशील हो तो दूरी और विस्थापन के मान बराबर होते हैं। तो इस केस में विस्थापन और दूरी का अनुपात का संख्यात्मक मान एक होगा, अन्यथा दूरी का मान ज़्यादा होता है तो एक से कम होगा। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। आगे वाले क्वेश्चन अपने दो क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन आपके वृत्त में या वृत्तीय गति के लिए हैं। बड़े आसान है। कह रहा है कि एक कण 10 मीटर त्रिज्या के परिधिवर्त में 5 सेकंड में घूमता है। यानी जो कण है वो यहाँ से प्रारंभ करके और यहाँ तक आता है तो अपन कह सकते हैं अर्धवृत्त हो गया, यानी आधा वृत्त कंप्लीट किया। तब आपको बताना है कि औसत वेग क्या होगा। इसमें कह सकते हैं कि औसत वेग क्या होगा। तो औसत वेग का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि विस्थापन बटा समय। औसत वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। इस केस में आपको देखना है विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन क्या होगा भाई? तो आप कह सकते हो विस्थापन प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी होती है, तो ये वाली दूरी होगी। ये कह सकते हैं ये तो व्यास के बराबर है, तो ये आर हो गया, तो ये भी कितना हो गया? आर हो गया। तो विस्थापन तो हो गया 2r। इसमें लगा समय कितना हो गया? 5 सेकंड। तो आप कह सकते हो 2 इंटू आर का मान दिया 10/5। तो आप कह सकते हो इस केस में जो आंसर आएगा वो 4 आपका मीटर पर सेकंड सही उत्तर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन निकला, क्योंकि विस्थापन अपन जानते हैं अर्धवृत्त में कितना होता है? व्यास के बराबर, और समय आपको दे रखा था तो बड़ी आसानी से हो गया। चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन और देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक कार नियत चाल से गति करती है। प्रत्येक चक्कर जो है वो 6.28 सेकंड में पूरा करती है। तब आपको बताना है कि संपूर्ण फेरे यानी एक चक्कर के लिए औसत चाल और औसत वेग का मान क्या होगा। सबसे पहले बात आती है औसत चाल की। तो औसत चाल होता है दूरी बटा समय। औसत चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। आप बताइए एक चक्कर में जब कण यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे ऐसे जाता है और ऐसे चल के जब ऐसे आता है, तो अपन कह सकते हैं जो दूरी है वो इसकी परिधि की लंबाई के बराबर होती है। तो परिधि कितनी होती है? 2πr। तो इसमें अपन कह सकते हैं समय कितना लगा है? 6.28। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 पाई क्या होता है? 2 इंटू 3.14। तो ये आंसर आता है 6.28। तो ये तो आपका कट गया। तो यहाँ पे उत्तर आ रहा है आर। आर का मान कितना है भाई? 10। तो आंसर आया 10 मीटर पर सेकंड। तो अपन कह सकते हैं औसत चाल आपकी होगी 10 मीटर पर सेकंड। तो चाल 10 मीटर पर सेकंड, एक तो इसमें और एक इसमें, तो ये दोनों ऑप्शन तो चले गए। तो अब देखते हैं वेग। तो अपन कह सकते हैं एक पूर्ण चक्कर में औसत वेग चाहिए तो विस्थापन बटा समय। आप इस केस में कह सकते हैं कि विस्थापन बटा जब समय करेंगे तो विस्थापन का मान कितना है भाई? 0 है। तो विस्थापन का मान 0 होगा तो आप कह सकते हो कि औसत वेग का मान 0 होगा। तो औसत वेग 0 होगा और औसत चाल आपकी 10 मीटर पर सेकंड होगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा।